अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार 5 कत्ल किसने किए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आज के इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो 5 कत्ल किसने किए हैं और क्यों किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, और बनारस का ही एक थाना लगता है भेलूपुर। थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है भदेनी। भदेनी में एक पावर हाउस है और पावर हाउस के ठीक सामने से एक गली जाती है। गली जैसे ही बाहर निकलती है उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान मस्जिद है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है, वहां पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है। नौकरानी जिसका नाम बबीता देवी होता है। बबीता देवी 5 नवंबर 2024 के सुबह 11 बजे के आसपास रोजमर्रा की तरह दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है, बेल बजाती है। कोई रिस्पांस नहीं आता तो थोड़ा इंतजार करती है। हो सकता है कि कोई बाथरूम में कहीं बिजी हो, इसीलिए वह इंतजार करती है। फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता। गीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ही जोर से धक्का देने की कोशिश करी तो धक्का देने पर दरवाजा खुल जाता है। वह अपने आंखों से जो दृश्य देखती है, जो नजारा देखती है, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो घर की मालकिन है, जो इस पूरे बिल्डिंग की मालकिन है, जिनका नाम नीतू, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास होती है, वो सामने फर्श पर पड़ी हुई थी और खून से लथपथ थी। आखिरकार इस दृश्य को देख करके किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फट जाएंगी। वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहते हैं, वो दौड़ते हुए इस चीखों की तरफ जाते हैं और जाकर के जब देखते हैं तो वाकई में वह दृश्य बहुत ही भयानक था। भविष्य के बाद जी इस घर के 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है, उसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। नाम उसका नमनेंद्र उर्फ नमन होता है। वो एक कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। साथ ही एक और बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। बेटी का नाम गौरांगी होता है और वो घर के कोने में पड़ी हुई थी उसकी लाश, वो भी खून से नहाई हुई थी। छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है। नाम उसका सुमेंद्र होता है। वो बाथरूम के पास, ऐसा लग रहा था कि उस दृश्य को देख करके कि जैसे उसने अपनी जान बचाने की कोशिश करी हो और हत्यारों ने उसको भागते हुए मारा है। शायद उसके शरीर के कुछ हिस्से पर भी कुछ जहरीली, मतलब कि भयानक चोट थी। अब ये जो आसपास के जो किराएदार है, ये लोग हैं, ये घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एसएन राजनिंगम, डीसीपी गौरव मिशपाल, एडीसीपी नीतू कांद्यान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्र, एसीपी कोतवाली ईशांत सोनी, साथ ही भेलूपुर और लंका और रामनगर, सिंघारा भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है। एक एक घर के अंदर 4 कत्ल हो जाते हैं। किसने किए हैं और क्यों किए हैं, इस बात की जब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो ये घर का जो मुखिया होता है, जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ है, आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद रहता है। हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या करी हो। बस इतना था कि पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, उसे तलाश करना शुरू कर दिया। जहां जहां तक पुलिस की पहुंच हो सकती थी, पुलिस कोशिश कर रही थी। इसलिए पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो है तो कहाँ है। लगभग भदेनी से 15 किलोमीटर दूर रोहानिया के पास एक मीलपुर रामपुर नगर है। वहां निर्माण भी मकान के पास उसकी आखिरी लोकेशन पाई गई। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे भी था मौके पर पहुंचती है और जाकर के देखती है। 2 बजे के आसपास का वाकया होता है। वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी उस पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, और जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है पता चलता है कि उसकी भी तो गोली मार करके हत्या कर दी गई है। एक नहीं बल्कि 2 गोली, एक सीने में लगी थी, एक कनपट्टी पर लगी थी। अब घर वाले ये सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने को मजबूर था कि आखिरकार पहले जिस पर शक कर रहे थे उसकी भी हत्या कर दी गई है,
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। 2 बेटे, 1 बेटी, पति और पत्नी। इन 5 कत्ल के पीछे कौन है? पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और जब मीडिया में रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी गई है, पत्नी को 2 गोली मारी गई, बेटे बड़े को 3 गोली मारी गई है, छोटे बेटे को 2 गोली मारी गई है और बेटी को भी 2 गोली मारी गई है। 32 कोर के हथियार से वो गोली मारी गई थी। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। आखिरकार जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पटाखे के शोर में पता ही नहीं चला कि गोली कब चली, किसने चलाई और कैसे चलाई। जबकि उस जगह पर 40 से ज्यादा किराएदार रहते हैं और 40 किराएदारों का मतलब 40 परिवार रहता है। किसी ने गोलियों को आवाज को समझा ही नहीं कि आखिरकार गोली इसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर से आ रही है और जो मालिक और मालकिन है उसको और उसके बच्चों को मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती है तो कहानी निकल के आती है कि पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे वो रिक्शे का कारोबार किया करते थे और रिक्शे का कारोबार करने के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। पहले तो वो अपना रिक्शे किराए पर दिया करते थे। लगभग 200 से ज्यादा रिक्शा हुआ करते थे जिससे आदमी खींच के ले जाया करते थे। अब तो ई रिक्शा चलती है। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की जिम्मेदारी संभाली। जब पिता खत्म हो जाते हैं उनको 3 बेटे होते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक बेटा नाम राजेंद्र होता है और दूसरे बेटे का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिजनेस वगैरह चल ही रहा था। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो राजेंद्र गुप्ता अपने पिता से कहता है लक्ष्मी नारायण से कि पिताजी जो आप कारोबार करते हैं रिक्शा वाला, ये मेरी समझ से परे है। आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला जो भाई होता है राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है और दूसरे का नाम कृष्णा होता है। जब ये बिजनेस व्यापार को अलग करने की बातें करते हैं तो पिता ने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बंटवारा नहीं होगा। इसीलिए तुम इसी काम में अगर हाथ बटाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी जो कुछ करना चाहते हो अलग कर सकते हो। जब ये बात थी तो लक्ष्मी नारायण इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है। राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। पिता के इस मना करने पर बेटे को बहुत गुस्सा आता है। भाई जब पिता के साथ चला जाता है तो वो गुस्से में ज्यादा रहता है। मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने जाकर के हत्या करवा दी। अब हत्या शूटर से करवाई या खुद करी, कुल मिलाकर के वो हत्या हो जाती है। अपने ही भाई अपने ही भाभी को जब मार डालते हैं, मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। तो 3 बच्चे होते हैं। कृष्णा और मंजू को उनके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही बेटे के हत्या और बहू की हत्या की एक एफआईआर दर्ज करवाता है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जब जाता है तो कहता है कि मेरी जान को भी खतरा है क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले को यकीन ही हो रहा था कि एक बेटा आखिरकार एक ऐसा कैसे कर सकता है, हैवान कैसे हो सकता है कि अपने भाई को मार देगा, अपनी ही भाभी को मार देगा और अपने ही पिता का हत्यारा बनने की वो कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले ये देखते हुए लक्ष्मी नारायण के सुरक्षा दे देते हैं, उन्हें सुरक्षा गार्ड दे देते हैं और इससे अभी घटना को बताया जाता है कि 13 दिन का समय भी नहीं हुआ था। भाई की अभी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दिन दहाड़े पिता की भी हत्या हो जाती है, लक्ष्मी नारायण की। साथ ही जो इनका सुरक्षा गार्ड जो सामने आता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में एक शराब का कारोबार हुआ करता था, वहां पर बैठ करके एक व्यक्ति शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को लग जाती है, यानी कि पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता, एक सुरक्षा कर्मी, साथ ही एक आम आदमी। ये 5 लोग बारी बारी से थोड़े से दिन के अंतराल में मारे जाते हैं। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं जब बेटे की हत्या होती है, और जब पति की हत्या होती है तो उनकी पत्नी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र की मां सामने आती है और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है इस राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले की उतनी मजबूती से
पैरवी नहीं होती जितनी मजबूती से पैरवी होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी थाना वगैरह या फिर जो कोर्ट कचहरी होती है उसकी चक्कर लगा नहीं पाती है और 2-3 साल का समय बीत जाता है। 2003 में बताया जाता है कि वो जेल से छूट जाता है। जेल से छूट जाता है। एक दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है कि वो अपनी माँ को कुछ इस तरीके से पाठ पढ़ाता है, रिक्वेस्ट कर लेता है और माँ इतनी मजबूती से अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाती। जब वो जेल से छूट कर के आता है तो इसी बीच में यानी कि साल 1995 में उसने शादी करी थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की होती है। उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन पति के एक कुकृत्य को देख करके वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर के अपने मायके चली जाती है और अपने मायके जा कर के वो रहना शुरू कर देती है। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूट करके आता है, अपने ही घर के ठीक सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और ये अपने नाम के सरनेम जो गुप्ता लगाया करती थी। दोनों में आपस में एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और ये बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चलती है तो नीतू का परिवार इस इलाके को छोड़ करके के हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल अलग चला जाता है और राजेंद्र गुप्ता जो होता है वो नीतू से शादी कर लेता है। उसको फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं और वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। जो इसका भाई होता है कृष्णा और उसकी जो भाभी थी मंजू, उनको 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम जुगनू उर्फ प्रशांत होता है, दूसरे का नाम विकी होता है और तीसरे का नाम डोली होता है, यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी शारदा देवी के पास आ जाती है। शारदा देवी उनकी परवरिश करती हैं, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों जो लड़के होते हैं वो बेंगलोर चले जाते हैं और जो डॉली होती है उसकी शादी कर दी जाती है। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का जो कारोबार था वो लगातार बढ़ता चला जाता है। वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीदता चला जाता है और नई नई बिल्डिंगें बनाता था। उसके बाद फिर वहाँ पर बहुत सारे किराएदार रखता था। बताया जाता है कि किराए से और साथ ही शराब के कारोबार से लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से उसको आमदनी होती है। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी करता था और किसी राजनीतिक पार्टी से भी वो जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरीके से अचानक ही एक के बाद एक 5 हत्याएं हो जाती हैं, उन हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और मीडिया रिपोर्ट भी जब सामने आती है कि 28 साल पहले भी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तब याद आता है कि कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटी की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बेंगलुरु में रहते हैं और ज़्यादातर वही रहते हैं, लेकिन जब दीपावली पर वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और ये बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से इस हत्याकांड को जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज 6 नवंबर 2024 है। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, क्योंकि पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करेगी तो अगला पार्ट हम जरूर बताएंगे। लेकिन गोपनीय सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि अपने भतीजे ने ही अपने माँ बाप का बदला लिया है और अपने दादा का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके पास सामने लेकर के आऊंगी कि आखिरकार क्या वाकई में सचमुच भतीजे ने ही कत्ल किया है या किसी और से कत्ल करवाया गया है और क्यों करवाया गया है। इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलती हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।